Good morning, student. Now, today's topic is microbes in industrial product. देखिए लास्ट वाली क्लास में हमने ये देखा कि कैसे माइक्रोब्स को हमने हाउस होल्ड चीजों में यूज किया, चाहे वो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो या इडली या सांभर के बैटर फॉर्मेशन हो, चीज का फॉर्मेशन हो, तो हाउस होल्ड चीज में कैसे लगा। क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो हमने देखा था माइक्रोब्स में डिसीज कॉजिंग फैक्टर किस तरीके से। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूजफुल कैरेक्टर किस तरीके से। तो पहली चीज तो हमने देख ली ऑलरेडी, हाउस होल्ड में किस तरीके से यूज। अब इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं, तो इंडस्ट्री में सबसे पहला जो खासकर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पर दिया जाए तो वो फर्मेंटेड बिवरेज का है। कुल मिलाकर तीन तरीके से हम माइक्रोब को यूज करते हैं, फर्मेंटेड बिवरेज के फॉर्म में, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए और केमिकल और एसिड्स एज वेल एज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो मैं एक एक करके तीनों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फर्मेंटेड बिवरेज। देखिए फर्मेंटेड बिवरेज जितने भी बन रहे हैं सालों साल से वो उसी तरीके उसी प्रोसेस पे बन रहे हैं। वो बन रहे हैं किसके थ्रू, ईस्ट के, किसके थ्रू बन रहे हैं, ईस्ट के थ्रू। और ईस्ट में भी जो हमने एक नाम आपको बताया था बिवरेज ईस्ट, याद होगा, हाउस होल्ड वाले ने बताया है, जो कि ब्रेड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है बिवरेज ईस्ट, याद है। तो ये जो बिवरेज ईस्ट है यही यूज होता है किसमें, फर्मेंटेशन करने के लिए। क्या नाम है उसका, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ये वो ईस्ट है जो यूज होता है, बेवरेज ईस्ट कहते हैं। ब्रेड भी इसी से बनता था। ये ईस्ट को जब यूज किया जाता है किसी भी मार्केट प्रोडक्ट में, या जूस, फ्रूट जूस, जब भी हम ये प्रोसेस करते हैं तो इससे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहलाती है। फर्मेंटेशन किया जाता है और यहां से फॉर्मेशन होता है किसका, इथेनॉल। ये यहां से यहां इथेनॉल बनना ये कहलाता है क्या आपका, याद होगा आपको फर्मेंटेशन, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था फर्मेंटेशन क्या होगा। सो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन की प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर वही होता है इथेनॉल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं और कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं। मीन्स सब्सटेंस या कह लीजिए कि फूड आइटम प्लस प्रोसेस, ये दोनों डिसाइड करती हैं कि कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। क्योंकि बिवरेज इंडस्ट्री में आप समझ जाइए, वाइन भी है, बियर भी है, रम भी है, वोदका है, विस्की है, ये सब क्या है, बिवरेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट। तो अब चूंकि सब में अल्कोहल है, सब में 40% 30% के आसपास अल्कोहल है, तो ये जितने भी ये प्रोडक्ट है बट इनके नाम डिपेंड करते हैं दो चीजों के ऊपर, किस प्रोडक्ट से बना हुआ है प्लस प्रोसेस कौन सी यूज की गई, दो चीजों। यदि तो दो तरीके होते हैं, एक विदाउट डिस्टिलेशन, एक होता है विद डिस्टिलेशन। तो यदि विदाउट डिस्टिलेशन है, अब डिस्टिलेशन यदि बन रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, या तो वो वाइन है या तो वो बियर। यदि विदाउट डिस्टिलेशन है, और यदि विथ डिस्टिलेशन यानी डिस्टिलेशन करके बनाया गया तो वो विस्की हो सकती है, रम हो सकती है ना। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। इज इट क्लियर?
ब्रांडी हो सकते हैं, ब्रांडी भी एक नाम है, ब्रांडी। हाँ, तो विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन ये डिसाइड करता है कि वो वाइन है कि बियर है कि रम है कि विस्की है। लेकिन ये सब के सब किसी न किसी सेरेल्स को माल्टेट करके या माल्टेड सेरेल्स को या फ्रूट जूस को फर्मेंटेट किया जाता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया जाता है, जिसके कारण उसको जब यूज होता है तो उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। आपको अच्छे से याद होगा, हमने 10th क्लास में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया था, एक एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक में नॉर्मल होता था, यानी कि पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो बनता था उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता था, उस तरीके से एनर्जी रिलीज होती थी। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन था उसमें 2 थे। ह्यूमन बीइंग में भी देखेंगे आप तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता था, और यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करते थे तो उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता था, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता था। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि इसको मास प्रोडक्शन किया जाता है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो सैक्रोमाइसीटी सेरेल्स को लेके माल्टेड सेरेल्स में अलग अलग है। जो लोकल वैरायटी होती है, महुआ को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उसमें फर्मेंटेट किया जाता है। जो अच्छी वैरायटीज हैं, चाहे वो विस्की के ले लीजिए या रम की ले लीजिए या फिर वाइन की ले लीजिए, वो सब अंगूर या यूं कहिए कि ग्रेप्स को सड़ाकर बनाई जाती है। ग्रेप में भी मीठापन होता है कुछ जो है। तो ये जितनी भी मीठी चीजें होती हैं, खासकर इनको सड़ाया जाता है, इनको फर्मेंटेट किया जाता है। और मीठी चीज क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईस्ट जो है तो जल्दी से ग्रो करता है। तो ये तरीका है फर्मेंटेड बेवरेज बनाने का, और चूंकि इनको लार्ज स्केल में बनाया जाता है इसलिए लार्ज प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो यदि मैं बात करूं इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, तो वो ये इंडस्ट्रियल में बेवरेज इंडस्ट्री एक है, फर्मेंटेड बेवरेज होता है, जिसमें हम ये नाम जरूर याद रखिए, सैक्रोमाइसीटी सेरेसी। तो ये वो ईस्ट है जो ये फर्मेंटेशन का काम करता है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है जो बनता है खासकर किससे, जो माइक्रोब्स के थ्रू बनता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, वो कौन सा है? वो है एंटीबायोटिक्स। अभी लास्ट क्लास में आपने डिसीजेस के बारे में पढ़ा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीजन एंटीबॉडीज की एंटीबायोटिक्स क्या वैल्यूएशन, कितने इंपॉर्टेंट और कितने यूजफुल हैं ये एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है इनका भी इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटी का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट लाइफ। तो आप कहेंगे साहब ये अगेंस्ट लाइफ है तो हमारे लिए यूजफुल कैसे होगा? दरअसल अगेंस्ट लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट टू डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज कॉज करते हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट हैं क्या? एंटीबायोटिक। जहां तक हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केस में कैसे हैं? प्रो लाइफ। प्रो लाइफ मीन्स लाइफ को और बढ़ाने वाले काम, उनको सपोर्ट करने वाला काम करते हैं। कौन? एंटीबायोटिक्स। तो याद रखिए। तो कई बार पूछते हैं एंटीबायोटिक का मतलब जरूर अगेंस्ट लाइफ है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि डिसीज कॉजिंग। कैसा? डिसीज कॉजिंग कंडीशन पे। अब ये एंटीबायोटिक जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रो लाइफ की तरह यूज हो रहे हैं, इनका प्रोडक्शन यदि होता है वो भी कमर्शियल बेसिस पे होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, जिनको पता चल जाए तो आप सोचिए कि हेल्थ इंडस्ट्री को कितना फायदा हो। नॉर्मली इन एंटीबायोटिक्स को बनाना, चूंकि एक तरीके से दवाई है, एक तरीके से जो हमको डिसीज से बचाने का काम कर रहे हैं, तो यदि इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इनका प्रोडक्शन कर पाए तो स्वाभाविक है कि बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। तब हमको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ढेर सारा एंटीबायोटिक होगा किसी भी डिसीज के अगेंस्ट, और जिस भी डिसीज की जरूरत होगी हम उसी तरीके से इसको कमर्शियल बेसिस पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। आने मेरी बात सामने, जहां तक जो भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं या जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, ये सब के सब प्रोडक्ट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। to kill microorganism
विच आर डिसीज कॉजिंग। तो जितने भी डिसीज कॉजिंग है उनको सबको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ये काम कर सकते हैं कौन, एंटीबायोटिक। ठीक है, मान लें एंटीबायोटिक हम कमर्शियल लेवल पे बना लेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे बना लेंगे, ज्यादा मात्रा में बना लेंगे। पर कभी आपने ये सोचा है कि ये एक्चुअली में बनना कैसे शुरू? तो आपको मजेदार बता दूं कि एंटीबायोटिक एक कहना चाहिए क्या, अचानक चीजें दिख गई और एक झटके में ये पता चला कि अच्छा इस तरीके की भी कोई चीज है जो प्रोड्यूस हो रही है और जिसको बनाया जा सकता है। तो काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट या नई चीजें होती हैं एक्सीडेंटली आ जाती हैं, हमको दिखाई पड़ जाती है और हम जान जाते हैं कि इसको इस तरीके से बनाना है। तो जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था वो कौन था, वो था पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट एंटीबायोटिक है कौन, पेनिसिलिन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दरअसल कैसे एक्सीडेंटली काम हुआ, दरअसल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक काम कर रहे थे इसके ऊपर जिसका नाम था स्टाफिलोकोकस, स्टेफिकोका, हाँ ठीक है, स्टेफिकोका एक थोड़ा सा मुझे इसके स्पेलिंग एल है शायद, स्टाफिलोकोका। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके ऊपर काम कर रहे थे। इसके ऊपर काम करते करते उन्होंने क्या किया था कि इनको ग्रो कर रहे थे, तो अलग अलग प्लेट थे उनको ग्रो करते थे। उन्होंने देखा कि इसमें स्टेफिलोकोकस ग्रो हो रहा है, इसमें ग्रो हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है। आगे बस, और देखा इसमें कोई और दूसरा प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है और वो प्रोडक्ट जो है वो इस स्टेफिलोकोका को ग्रो होने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये अनवॉश्ड ट्रे थी उनकी जो छूट गई। आगे मेरी बात सुन, मीन्स इन दोनों में इसमें ग्रो हो रहा था, इसमें ग्रो हो रहा था, लेकिन ये अनवॉश जो एक थी प्लेट जिसको उन्होंने सोचा कि इसमें भी ग्रो करा देता हूं पहले, ये इसमें नहीं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई और दूसरी चीज ग्रो कर रही थी जो ऐसा प्रोडक्ट बना रही थी विच प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस। मतलब जो अनवॉश्ड प्लेट थी, जो उसके एक्सपेरिमेंटल प्लेट थी जो अनवॉश्ड बची थी, उनमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था जो कि स्टेफिलोकोकस को ग्रो होने नहीं दे रहा था, स्टेफिलोकोका को ग्रो होने नहीं दे रहा था। ये उन्होंने देख लिया और बाद में उन्होंने पाया कि जो मोल्ड बन रहा है ये दरअसल कुछ और नहीं, पेनिसिलियम नोटेटम, ये वो ऑर्गेनिज्म था जो ग्रो हो रहा था और ये जो प्रोडक्ट बना रहा था बाद में उसी को नाम दिया क्या है, पेनिसिलिन। आगे कहने का मतलब कि पेनिसिलियम नोटेटम ऐसा प्रोडक्ट बना रहा था जो स्टेफिलोकोकस कोका को ग्रो होने नहीं दे रहा था, और यही वो पेनिसिलियम है बाद में क्या बना, एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कुछ इसी तरीके से फॉर्म हुआ क्योंकि ये पेनिसिलिन जो है तो यहां पर इस प्लेट में इस स्टेफिलोकोका को ग्रो होने नहीं दे रहा। आगे बस, तो हमको जैसे एक बार पता चला हमने पेनिसिलिन नोटेटम को उठा के उसका ढेर सारा मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ढेर सारा मास प्रोडक्शन किया तो स्वाभाविक उससे पेनिसिलियम बना और ये पेनिसिलियम आसानी से स्टेफिलोकोका को ग्रो होने से रोकने का काम करते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलियम नोटेटम से बने हुए पेनिसिलियम को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, एंटीबायोटिक के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाए थे वो। बाद में दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, एक थे अर्नेस्ट चेन प्लस हार्वर्ड रीडे, हार्वर्ड फ्लोरी, हाँ हार्वर्ड फ्लोरी, ये दो। और साथ में कौन थे, फिर से इन्होंने इस पेनिसिलियम को क्या किया,
उस प्रोडक्ट में बदला जो एंटीबायोटिक की तरह क्या कर सके, बिहेव कर सके हमारी बॉडी में और डिसीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कर सके। 1942 वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसमें जो ट्यूब यूज हुआ था, जो कहीं कट वट जाता था तो वो डीलिंग करने के लिए, और इसी ईयर में इन तीनों को किसको फ्लेमिंग, चेन को और फ्लोरी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। और इस तरीके से हम माइक्रोब्स को, एंटीबायोटिक्स को ग्रो कर सकते हैं किसमें, लार्ज स्केल। आरी बस हम तो एक्चुअली में जो प्रोडक्ट बना था पहले से हम इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है ना, इफेक्टिव एंटीबायोटिक की तरह में यूज हो सके। तो ये चेंज करने का काम चूंकि इन दोनों ने किया था, इन दोनों ने मिलकर काम किया था, तो मिलाकर तीनों को फिर नोबेल प्राइज दिया गया। कौन, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी। तो ये लोगों को मिलकर प्रोसेस में दिया गया, इसके कारण ये माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब ये एक बार हमको पता चल गया तो फिर हमने बहुत सारे और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस प्रोडक्ट को जब देखा तो पाया कि ये इसकी तरह में एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, तो हमने उस प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन कर दिया और एंटीबॉडी बना लिए। और आज की डेट में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन एंटीबायोटिक्स की बहुत जरूरत है, खासकर जिस तरीके से नई नई बीमारियां आ रही। अब आप समझ जाइए, एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए केमिकल्स में एसिड प्रोडक्ट्स के लिए बात करें कि कौन कौन से एसिड प्रोडक्ट बने। देखिए अब इसमें आपको कुछ नाम ही याद रखने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे एस्परजिलस निग्रम, ये है एस्परजिलस नाइजर, ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का फंगस है और ये फॉर्मेशन करता है क्या, सिट्रिक एसिड। अक्सर क्वेश्चन के इस वाले टॉपिक में से यही आते हैं कि सिट्रिक एसिड किससे बन रहा है, वो किस चीज का प्रोडक्ट है, वो वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या है। तो एस्परजिलस निग्रम एक फंगस है जिससे सिट्रिक एसिड बनता है। देन एसिडो बैक्टीरिया एसिड, ये जो एसिटी है, ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है और इससे बनता है क्या, एसिटिक एसिड। इज देयर एनी डाउट? तो एसिटिक बैक्टीरिक एसिडिटी जो है वो बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड बनाएगा। इसी तरीके से क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया। ये भी क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्यूटरिक एसिड। क्या बनाएगा ये, क्लोस्ट्रिडियम, ये बनाएगा क्या, ब्यूटरिक एसिड। यहाँ भी सही करना पड़ेगा, बैक्टीरिया बनाएगा, क्या बना लेगा, ब्यूटरिक एसिड बना लेगा। ठीक, इसके अलावा और लैक्टोबैसिलस आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है या यीस्ट है या एसिड है, सॉरी फंगस। तो बैक्टीरिया है ये भी, और क्या बनाएगा, एसिडिक एसिड बनेगा। ठीक, ये एसिडिक एसिड बना देगा, या नहीं एसिडिक नहीं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ना, लैक्टोज का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से सैक्रोमाइसीस, ये क्या करेंगे, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, ईस्ट बिवरेज किसका फॉर्मेशन करता है, इथेनॉल।
कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनका फॉर्मेशन होगा, मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, अच्छा वो आप लिख लीजिए। बेवरेज इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो इथेनॉल का फॉर्मेशन वो करें। आगे मेरे पास इसी तरीके से एंजाइम का फॉर्मेशन भी होता है। आपकी जानकारी को बता दूं कि लाइपेज एंजाइम बनाया जाता है और ये लाइपेज एंजाइम सोप इंडस्ट्री में यूज होता है। ये जितने भी आप सर्फ देखते हैं या डिटर्जेंट देखते हैं उनमें ये सब लाइपेज काम करता है, क्योंकि जिस तरीके से फैट मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके माइसेल्स में कन्वर्ट करके उनको ब्रेक किया जाता है, ठीक वैसे ही कपड़ों में जो डस्ट होती है वो भी बड़े बड़े फॉर्म में होती है, तो उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ये काम किया जाता है। यदि आपने 9th-10th में सोप और डिटर्जेंट के ऊपर पढ़ा है केमिस्ट्री में तो आपके बात समझ में आ रही होगी। तो एंजाइम या लाइपेज ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा मात्रा में डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? इसके अलावा कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो कौन से? अब तीसरे में आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब आपको ये याद ही रखना है, इसलिए मैंने चार्ट बना दिया है, एक बार समझा देता हूँ, आई थिंक आपको याद आ जाएगा। सबसे पहला आता है स्ट्रेप्टोकोकस, एक तरीके का क्या है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। प्रोडक्ट क्या बनता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है, कई बार स्ट्रेप्टोकाइनेज वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछेगा, कई बार स्ट्रेप्टोकोकस को यूज करके पूछेगा, कई बार बैक्टीरिया को यूज करके पूछेगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो कि एक प्रोडक्ट बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये प्रोडक्ट का काम क्या है? इस प्रोडक्ट का काम है क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का मतलब ये होता है कि क्लॉट जो बन जाता है उसको तोड़ने का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग जो हो जाती है आंखों या वेन्स में, बॉडी में, शरीर में, तो उसको तोड़ने का काम करता है कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो अब ये चार वर्ड है, चार वर्ड को घुमाकर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। कई बार ब्लड कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है और आपसे पूछेगा कि इसका कौन सा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है। या पूछेगा कि वो कौन सा है जिससे प्रोडक्ट बनता है, तो बैक्टीरिया है। या उसका नाम पूछेगा तो वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। तो इन चार में से कोई एक चीज होगी, तीन चीजें आपको लिखनी होगी, तीन चीजें होंगी, एक चीजें आपको लिखनी होगी। चार्ट के तौर पर, एक डब्बे के तौर पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज, और एक बस्टर की तरह ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की तरह काम करना। ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की तरह ब्लड क्लॉट इन आर्टरीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करना, उसे हटाने का। दूसरा आता है क्योंकि एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एक क्या है? फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये नाम सो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है। ये एक प्रोडक्ट बनाता है, नाम है उसका साइक्लोस्पोरिन ए। क्या प्रोडक्ट बनाता है? साइक्लोस्पोरिन ए। और ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव मींस आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, रोकने का काम करता है, उसको एक्टिवली काम नहीं करने देता। आप कहोगे साहब ये तो गड़बड़ है। आपको याद होगा इम्यूनिटी में मैंने कहा था कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को पहचानती है, तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको पहचानना बंद करेगी। तो उसको वो ये काम ना कर पाए, इसके लिए हम उसको साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड सर्जरी। तो जब कभी भी सर्जरी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तब ये साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, ताकि कुछ देर के लिए, कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए हमारी बॉडी ये भूल जाए कि किसी दूसरे के किडनी को हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं अपने बॉडी में, ताकि हमारा वो यदि वो इम्यूनिटी को काम करती रहेगी तो उसको डिस्कार्ड कर देगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जबकि उस किडनी की हमको बहुत जरूरत है। तो वो कम करने के लिए हम क्या करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए लेते हैं, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव है, हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने से रोक देती है। कब? ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट और सर्जरी की सिचुएशन। होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है मोनास्कस परफ्यूरस। ये मोनास्कस परफ्यूरस जो है ये भी एक तरीके का ईस्ट ही है। कैसा है? पहला अपने बैक्टीरिया बताया, दूसरा फंगस, ये क्या है? ईस्ट। तो मोनास्कस परफ्यूरस जो है ये ईस्ट है, और ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसको कहते हैं स्टेटिन। क्या कहते हैं? स्टेटिन। स्टेटिन का काम होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह।
आपके शरीर में जो लोग मोटे हो जाते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ये स्टेटिन दिया जाता है ताकि उनका जो ब्लड का में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है वो कम हो जाए, ताकि ब्लड सप्लाई आए। क्योंकि जितने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, जो ब्लड की जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक होती जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लोअर करने का काम स्टेटिन करता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये 4 लाइनें 3 लाइनें ऐसी हैं कि जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकाइनेस ब्लड बस्टर का काम, क्लॉट बस्टर का काम, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंगस साइक्लोस्पोरिन में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम, मोनास्कस स्पर्गुलस ईस्ट स्टेटिन और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इनमें से क्वेश्चन आता है, एक बॉक्स बना होगा और 4 चीजें दी हुई होंगी, बीच बीच में से कुछ चीजें गायब कर दी गई होंगी, आपको पढ़ना, आपके ऊपर फाइंड आउट करना है कि वहां पर क्या सही फील होगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो चाहे ये क्वेश्चन हो या एसिड फॉर्मेशन हो, या इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसी तरीके से बनते हैं कि फला प्रोडक्ट किससे बना हुआ है, या ये प्रोडक्ट में किस तरीके के का फॉर्मेशन है, या किस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, तो वो आपको देखना और बनाना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से सीवरेज इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं माइक्रोब्स को। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।